दो नई किताबों की विमोचन के लिए एक हमने नई श्रृंखला शुरू करी है, उसका नाम है आधुनिक भारत के निर्माता। और हाल ही में उस श्रृंखला की दो पुस्तकें आई हैं, एक टैगोर पर और एक पेरियार पर। उन्हीं पर बातचीत करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को, जो टैगोर वाली पुस्तक पर अपना वक्तव्य देंगे। डॉक्टर जयप्रकाश करदम, आइए प्लीज। और जो दोनों लेखक हैं, उज्ज्वल भट्टाचार्य जी और संजय जोटे, और जो इस श्रृंखला के संपादक और आज शाम की गतिविधियों के संचालक अशोक कुमार पांडे जी, आइए। पुस्तकों पर बात करने से पहले मेरा अनुरोध है कि पुस्तकों के विमोचन की रस्म अदाई की जाए। तो अगर हम किताबें उठा लें और एक विमोचन की प्रक्रिया कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, दोनों एक साथ उठाएं। धन्यवाद। इन किताबों का संपादन किया है अशोक कुमार पांडे जी ने, और आज शाम का भी संचालन यही करेंगे। तो अशोक जी, माइक आपका है, आइए। शुक्रिया नीरज और स्वागत दोस्तों। ये योजना जब बनी थी आधुनिक भारत के निर्माता, और इस जगह पे मैं हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने जो हमारा छोटा सा ग्रुप था आगाज, उसके साथ यहाँ पर एक सीरीज शुरू की थी आइडिया ऑफ इंडिया करके, कि हिंदुस्तान जो बना 1947 में, जो देश आजाद हुआ, वो सिर्फ एक भौगोलिक टुकड़ा नहीं आजाद हुआ था, बल्कि पूरा एक नए तरह का विचार था जिसको लेके हमारे लोग चले थे। और वो विचार न किसी एक पार्टी की बकौती था, और न ही वो विचार जो था कहीं बाहर से घूम फिर के आया था या किसी ने हमें बताया था। वो 1857 के पहले और 1857 के बाद जो आजादी का संघर्ष लगातार चला था, जिसने दुनिया से हमें जोड़ भी दिया था और काट भी दिया था, जिसने हमारी जो एक परंपरा चली आ रही थी उसको अवरोधित भी किया था और नए रास्ते भी दिखाए थे। उसमें डेमोक्रेसी का, सेकुलरिज्म का, बराबरी का, समाजवाद का, ये अलग अलग तरह के स्वप्न पले थे। और इन सब का एक एमलगम था वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को हमने अपनाया। तो जब मीरा जी से बात शुरू हुई तो मैंने कहा कि उसी आइडिया ऑफ इंडिया को जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, अगर उनकी हम जीवनियां, जीवन और विचार के रूप में लिखवानी शुरू करें तो शायद आज के समय में जब आइडिया ऑफ इंडिया को धुतराने की कोशिश की जा रही है, जब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान सामाजिक या सांस्कृतिक या राजनीतिक क्रांति में हिस्सा लेने वाले लोग थे, वो सब के सब फ्रॉड थे, तो जरूरत यह है कि हर तरह के विचार जो उस समय पनप रहे थे, उन विचारों को हम लेकर जनता के बीच में एक बार, पाठकों के बीच में एक बार फिर से जाएं। और इस रूप में सुबह उन्होंने फेसबुक पे लिखा था, और हमारी प्राइमरी योजना में यही 2 किताबें नहीं थी, 5 किताबों से हमने शुरू किया था, जिसमें 2 ही किताबें आ पाई। हिंदी के लेखकों का, प्रकाशकों का, संपादकों का, सबकी अपनी एक गति होती है, चीजें आती रहती हैं, तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। मीरा जी को छोड़ देता हूँ, उन्होंने किसी किताब के लिए मना नहीं किया, लेकिन मैं और लेखक दोनों शामिल हैं कि बाकी किताबें लेट हो रही हैं, अभी तक नहीं आ पाई हैं। लेकिन संयोग से ये जो 2 किताबें आई हैं, टैगोर की जीवनी जो उज्ज्वल भट्टाचार्य ने लिखी है, और पेरियार की जीवनी जो भाई संजय जोटे ने लिखी है, ये उस दौर में पनपे हुए 2 बिल्कुल विभिन्न विचारों को प्रस्तुत करती है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा हमने ऐसे बनाई है कि पहले लेखक अपना आत्मवक्तव्य दें, किताब के लिखने का अनुभव, किताब के लिखने के साथ जो कुछ उन्होंने महसूस किया किताब आने के बाद, किताब का जो विषय है वो उनके लिए क्या महत्व रखता है,
और उसके बाद इस पर टिप्पणी करने के लिए जिन विद्वान वक्ताओं को बुलाया गया है वो वक्ता अपनी टिप्पणी करें और बीच बीच में एक आध लाइन में जरूरत होगी तो बोलता रहूंगा। तो सबसे पहले संजय जोठे को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। संजय जोठे का लंबा परिचय दिया जा सकता है, मैं बहुत शार्ट में 2 लाइन में परिचय दे रहा हूँ कि संजय जोठे उन युवा लोगों में से हैं जो आज चाहते तो विदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर बड़े विद्वान भी बने रहते और बड़े रईस भी बने रहते, लेकिन विदेश में पढ़ने के बाद शानदार डिग्रीज के बावजूद वो हिंदुस्तान लौटे, अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में लगातार लगे हुए हैं और सामाजिक संकट में भी हैं, आर्थिक संकट में भी हैं लगातार। तो ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने लिए सुविधाएं नहीं संकट चुने हैं। ऐसे संजय जोठे मेरे मित्र हैं, इस बात का मुझे गर्व है और अब मैं उनका संपादक भी हूं तो इस बात का डबल गर्व है। इन दोनों गर्वों से अभिभूत होकर मैं संजय को आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आएं और इस किताब के बारे में अपनी बात रखें। संजय। बहुत धन्यवाद अशोक भाई, मंच पे विराजमान अपूर्वानंद जी, मंगल भट्टाचार्य जी और आदरणीय जयप्रकाश जी। ये बड़ा एक मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ा खुशी का विषय है जो अशोक भाई भी शेयर कर रहे हैं कि किस प्रक्रिया से हम गुजरते हुए इन किताबों की कल्पना करते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ तक विषय है कि इस किताब का तस्वुर करते हुए, इसको लिखते हुए हम किस मनोभूमि से गुजरते हैं और किस प्रकार अपने शब्दों को आकार देने के लिए और विचारों को पिरोने के लिए कोशिश करते हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि एक दलित कार्यकर्ता के रूप में और खासकर ऐसी पीढ़ी में जबकि हमने बहुत उजले चरित्रों को और चेहरों को अपने सामने काम करते हुए नहीं देखा, ऐसे में विचारधारा का संकट और एक किस्म का जिसको हम कहें ना ठेठ हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी में जिसको हम कहें आस्था का संकट, कि हमारे सामने बहुत उजले चेहरे नहीं हैं जो हमसे पहले की बहुत सारी पीढ़ियों ने देखा है। ऐसे में और हमारे बाद की अभी जो पीढ़ी है जो कि शायद 20 या 30 की उम्र में होगी, उनके लिए शायद ये संकट और ज्यादा है। तो मैं जब इस किताब को लिख रहा था और पेरियार को हमेशा से पढ़ता रहा हूँ एक सामाजिक आंदोलनों के विद्यार्थी के रूप में, उस समय भी ये महसूस होता था कि ये कुछ अलग ही किस्म का व्यक्ति है पेरियार, जो शायद अगर हिंदी पट्टी में हम लोगों को पहले उपलब्ध हो जाते तो हमारी विचार प्रक्रिया शायद और बेहतर होती, अपने आप को समझने के एतबार से और भारत को समझने के एतबार से। और अशोक भाई भी बहुत अच्छी भूमिका बांध चुके हैं कि जिस तरह की भारत की कल्पना की गई थी उस समय और अभी भी हमारे दिलों में जिंदा है, उसको लेकर के जो चुनौतियां हम देखते हैं, वो चुनौतियां मेरे ख्याल में इसी वजह से बढ़ती जा रही है या बनी हुई है कि हम उन चरित्रों को, उनके कर्तृत्व को समय पर जान नहीं पाए। और इसी कड़ी में जब ये प्रकाशन शुरू होते हैं और इनके बारे में लेखन शुरू होता है तो एक उम्मीद बनती है, तो उस लेखन की पूरी प्रक्रिया के साथ वो उम्मीद भी चलती रहे और इसको एक बहुत सरल भाषा में लाने का प्रयास किया, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। आगे और कोशिश की जा सकती है। तो मैं जब इसको लिख रहा था और उस समय बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने से गुजरती हैं कि क्या हम और नए संदर्भों को जोड़ सकते हैं, क्या हम इसमें और नई चीज़ें ला सकते हैं। मुझे लगा कि जो पेरियार ने कहा है अपने समय में वो इतना ज़्यादा है कि शायद बहुत दूर तक भविष्य में अभी हमको उसको समझने की और कोशिश करनी होगी। खासकर ब्राह्मणवाद का जो दैत्य है, अब चूंकि मैं दलित पृष्ठभूमि से आता हूँ इसलिए और डॉक्टर अम्बेडकर हम सबके आदर्श हैं मेरे लिए, तो हम एक अलग ही नज़रिए से, हालांकि वो इतना भी अलग नज़रिया नहीं है जो सबके लिए आश्चर्य पैदा करे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो इतिहास है उस इतिहास की जो धारा है और जिस संस्कृति
में अभी हम सांस लेते हैं, उस संस्कृति की निर्मिति के जितने भी पड़ाव रहे हैं उनको ब्राह्मणवाद और अब्राह्मणवादी जो धाराएं हैं चिंतन की, उसके एंगल से देखा जाए, उसके प्रिज्म से देखा जाए, तो पेरियार पर लिखते हुए और पेरियार को पढ़ते हुए साफ नजर आता है कि हमको उन दो प्रिज्मों के साथ देखते हुए कैसे चलना होगा। और अभी की पीढ़ी में मैं मतलब मेरे अपने दौर में और जो मुझसे छोटे जो मेरे कलीग्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनकी जब मैं बात करता हूँ तो एक बड़ा शून्य नजर आता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अनुभव नहीं है, ना उनको पढ़ने को मिल रहा है, और एक तरह की ज्ञान की राजनीति की एक साजिश भी है कि उन तक वो बातें नहीं पहुंच पा रही है जो कि अम्बेडकर ने कभी लिखी या कही है, पेरियार ने कभी लिखी या कही है, टैगोर ने कभी लिखी या कही है। और इसको एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में भी हम महसूस करते हैं। और ये बार बार महसूस होता है कि शायद हम किसी और सरल तरीके से, किसी और रोचक तरीके से इस बात को उठा लें, इस बात को हम कर सकें। तो बहुत सारी चुनौतियों के साथ मेरे ख्याल है कि जीवन का जो प्रकाशन हो रहा है तो हम सबके लिए खुशी की बात है। अशोक भाई और जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको बधाई, मीरा जी को बधाई, इतना बड़ा काम जो ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आज के दौर में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्यों ज़रूरी है उसको मेरे ख्याल यहाँ पर रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं। एक खास चीज़ जो पेरियार के बारे में मैं महसूस करता हूँ और लिखते समय भी मतलब मैं इसको लिखना भी चाहता हूँ, हो सकता है भविष्य में कभी लिखूँ, कि उनके अंदर जो एक अल्ट्रा रेडिकल एक व्यक्ति भी नजर आता है जो बिल्कुल समझौता नहीं करता, बिल्कुल भी समझौता नहीं करता अपने विश्वासों से, अपनी जो उनकी जो जीवन दृष्टि है या विश्व दृष्टि है उससे वो बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहते, खासकर महिलाओं के विषय में। खासकर जबकि दलितों और द्रविड़ों के जीवन के सम्मान का जो प्रश्न है वो बिल्कुल समझौता नहीं करते, और वो ऐसे रास्तों की खोज करते हैं, और न सिर्फ खोज करते हैं, वो रास्ता निर्मित भी करते हैं। वो रास्ता निर्मित करते हुए उनमें जो एक ज्वाला है, जो बल है, वो उनके सारे कर्तृत्व में फैला हुआ नजर आता है। और मुझे अभी भी जब मैं पढ़ रहा था और लिख रहा था उनके बारे में तो ये महसूस हुआ है कि उनका बहुत सारा काम तो भी मैं पहले तमिल से इंग्लिश में भी नहीं आ पाया है, और इंग्लिश से वो कभी हिंदी में आ पाएगा, इसमें और शायद समय लग सकता है। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं जान पाए, खासकर हिंदी पट्टी में, जो कि शायद बहुत ज़्यादा भविष्य के लिए रिलेवेंट हो सकता है। और अभी जिस तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने है, खासकर इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के एतबार से जिस तरीके से डेमोक्रेसीज चेंज हो रही है, वहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि समय का अभाव है, मैं यहीं पर धन्यवाद। आप सोच के देखिए, एक ऐसा वक्त जिस समय भगत सिंह भी जिंदा थे, इसी हिंदुस्तान में गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, अंबेडकर भी थे, पेरियार भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, और फिर देखिए अपना वक्त जब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और इनमें से कोई किसी से लठ चलाता हुआ नजर नहीं आता, कोई किसी को गालियां देता हुआ नजर नहीं आता। वैचारिक बहसें हैं, जबरदस्त बहसें हैं, पेरियार गांधी के साथ रहे, गांधी से अलग हुए, भगत सिंह और गांधी के बीच की बहसें हैं, गांधी और अंबेडकर के बीच की बहसें हैं, लेकिन सारे ये विचार एक साथ थे जिसके लिए हम कहते हैं सह अस्तित्व, को एग्जिस्ट, और हमारा भारत बन रहा था। ये सारी आइडियोलॉजीज एक दूसरे से टकरा रही थी, और लाठियां नहीं चल रही थी, गोलियां नहीं चल रही थी, कोई एक दूसरे को एंटी नेशनल नहीं कह रहा था। ये अगर मोटे में समझना हो आइडिया ऑफ इंडिया, तो ये आइडिया ऑफ इंडिया था जिसमें इतने तमाम, और जिन्ना साहब भी थे, मौलाना साहब भी थे, मैं जिन्ना साहब को कैसे भूल सकता हूँ, थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ जिस समय भगत सिंह की शहादत हुई है उससे ठीक पहले की, क्योंकि भगत सिंह का मैंने नाम लिया था। भगत सिंह की शहादत होती है, साउथ में बैठ के पेरियार उनको शहादत पे श्रद्धांजलि देते हैं, कुडई आंसू अखबार में निकलते उस समय निकाल रहे थे, उसमें शहादत देते हैं। अंबेडकर साहब लिखते हैं, गांधी साहब उनके लिए लिखते हैं, जिन्ना लिखते हैं, कौन नहीं लिखता है। तो अलग विचारधाराओं के बावजूद ये जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट का मामला था, ये शायद मेरे हिसाब से वो आइडिया ऑफ इंडिया था जिसको आज हम मिस कर रहे हैं। इस किताब पर
बोलने के लिए हमने बुलाया है, इस किताब पर अपनी राय रखने के लिए, बात रखने के लिए हमने इस विशिष्ट अतिथि को बुलाया है। उनसे आप सब लोग परिचित हैं, डॉक्टर जयप्रकाश कर्दम जी, बहुत ही वरिष्ठ लेखक हिंदी के। 1999 से लगातार आप दलित साहित्य की एक वार्षिकी का संपादन कर रहे हैं, साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखते हैं। ये जो परिचय है थियोरेटिकल, ये परिचय देने में मुझे हमेशा अजीब लगता है, और खासतौर पे अपने उन सीनियर राइटर्स का जिनको 20-25 सालों से मैं खुद लगातार पढ़ रहा हूँ, हिंदी जगत पढ़ रहा है। तो जयप्रकाश कर्दम जी का कोई ये डिटेल परिचय देने की जगह मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज हिंदी में एक बड़े साहित्यकार के रूप में, एक गंभीर साहित्यकार के रूप में जो लोग अपनी पहचान रखते हैं, डॉक्टर साहब उनमें से एक हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर कर्दम को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मंच पर आसीन मेरे विद्वान मित्र प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, उज्ज्वल भट्टाचार्य जी, संजय जोधे और संचालन कर रहे अशोक कुमार पांडे जी और आप सब सम्मानित दोस्तों, मैं अपने लिए इस पुस्तक पर आधुनिक भारत के पेरियार बात करने के लिए अपने आप को एक मेरा किस्मत में विश्वास नहीं है तो मैं खुश किस्मत कहता, लेकिन मैं इसे अपने लिए एक अच्छा संयोग समझ रहा हूं, अपने लिए खुशी का अवसर समझ रहा हूं। कारण ये कि पेरियार का नाम मैं तब से सुनता आया हूं जब मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरी वैचारिक परवरिश अम्बेडकरवाद की पाठशाला में, और उस पाठशाला में मुझे पेरियर से भी परिचित कराया, ज्योतिबा फुले से भी, सावित्रीबाई फुले से भी, साथी महाराज से भी, और बहुत सारे नायकों से, और साथ में जो उत्तर भारत के पेरियार कहे जाते हैं नरहरि सिंह यादव, उनसे भी। और उसी दौरान 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए मुझे जो पेरियार की द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण पुस्तक है, उसका हिंदी अनुवाद जो नरहरि सिंह यादव ने किया था, सच्ची रामायण की चाबी इस नाम से, वो तब मुझे पढ़ने का अवसर तभी मिला। अब से ही मैं परिचित हुआ था पेरियार के नाम से, और बाद में नरहरि सिंह यादव जी के साथ तो मुझे 2-3 बार मिलने का अवसर भी उनके साथ मुझे रहा है। बड़े होने के साथ और भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते गए, सुनते गए, देखते गए, और उन सारे घटनाक्रमों को जो छोटा मोटा इतिहास जो जुड़ता चला गया, बनता चला गया है, और जो कुछ चीजें जो आज विस्मृति की गर्त में चली गई हैं वो सामने आती चली गई। तो जिस तरह से हम दूसरे नायकों को पढ़ते हैं, हम पेरियार को उस तरह से नहीं पढ़ सकते। मैं अशोक जी ने YouTube पर अपना डाला हुआ था छोटा सा, और उन्होंने लिखा कहा इसके बारे में, इसको पढ़ा जाए इस किताब को, और 2 घंटे में आराम से आप पढ़ सकते हैं। एक फ्लाइट में आप बैठ के पढ़ सकते हैं, कहीं जर्नी पे या ट्रेन में बैठे पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से किताब उतनी बड़ी नहीं, छोटी सी है, 2-3 घंटे में पढ़ी जा सकती है ऐसी किताब। लेकिन मुझे लगता है कि ये किताब 2 घंटे में जल्दबाजी में नहीं पढ़ी जा सकती। इस किताब को ठहर कर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एक पृष्ठ दर पृष्ठ जैसे हम इस किताब को पढ़ते जाते हैं, ये हमारे चेतना के तंतुओं को झकझोरती जाती है, हमारे कई
खिड़कियां और दरवाजे विचारों में खोलती चली जाती है और हमको कई जगह झटके देती है। तो ये एक बहुत गंभीर किताब है, बहुत जरूरी किताब है। जरूरी इस रूप में है कि पेरियार की वैचारिकी, उनका जीवन वो एकदम अलग है, वो विशिष्ट है। पेरियार के बारे में हम कह सकते हैं जिस तरह का उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि वो एक अच्छे कुशल व्यवसायी थे और चैरिटी का काम भी वो करते थे। बहुत से लोग व्यवसाय करते हैं, अच्छे कुशल व्यवसायी होते हैं, पेरियार भी एक उनमें से हो सकते हैं। बहुत सारे लोग व्यवसायिक लोग चैरिटी का काम करते हैं, पेरियार भी करते हैं, वो भी उनमें से एक है। कोई विशेष बात नहीं है। विशेषता ये है तो सबकी जो अपनी अपनी चैरिटी होती है, पेरियार की चैरिटी अलग है। एक चैरिटी करता है व्यवसाय, वो मंदिर बनवाता है, लेकिन पेरियार स्कूल बनवाते हैं। वो जरूरतमंदों की, गरीबों की, उनकी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि पेरियार को पढ़ने का मौका, उस तरह का अवसर थे उनके पास में, लेकिन वो नहीं पढ़ सके स्कूल में। केवल 5 साल ही वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और उसके बाद उनका जो चेतन और विद्रोही उनके अंदर व्यक्ति है, वो इतने सवाल करता है, इतने तर्क करता है कि वो उन विद्यालय में पढ़ ही नहीं पाता। विद्यालय एक तरह से उसके लिए एक मतलब उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते। उस कई संदर्भों में जब मैं देखता हूं तो मुझे पेरियार बिल्कुल कबीर का आधुनिक संस्करण दिखाई देती है। कबीर मध्यकाल के जिस समय में थे, जिस साहस के साथ, जिस तरह से सामाजिक अंधविश्वासों पर, पाखंडों पर, सामाजिक विसंगतियों पर जिस तरह उन्होंने चोट की और समाज को झकझोरा, पेरियार ने आधुनिक समय में अपनी शैली और शब्दावली में अपने तरीके से आज के समय की समस्याओं को समझा, उन पर चोट की, पूरे साथ के साथ चोट किया और उनके कई आयाम उनकी चेतना के दिखाई देते हैं। एक राजनेता के रूप में वो दिखाई देते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिखाई देते हैं, एक पत्रकार वो हैं, लेखक के रूप में दिखाई देते हैं। और बहुत तरह से वो राजनीति करते हैं। कांग्रेस उस समय स्वाधीनता आंदोलन में कांग्रेस एक बड़ा दल था, सब पूरा कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा था आंदोलन, तो वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, गांधी से प्रभावित होते हैं। और हालांकि अपने समाज सुधार के कार्य के कारण तो वो पहले ही नगर पालिका के सदस्य उनको बना दिया जाता है, लेकिन बाद में वो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष बनते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। गांधी जी के आंदोलन के अनुसार निर्देशों का पालन करते हुए यहां तक कि प्रारंभ में वो हिंदी का प्रचार प्रसार भी करते हैं कि गांधी जी ने कहा कि हिंदी भारत को जोड़ेगी, हिंदी का प्रचार प्रसार करें, तो वो करते हैं और वो अपने नाम की हिंदी की संस्थाएं वो खुलवाते हैं। लेकिन बाद में उनका गांधी से और कांग्रेस से दोनों से मोहभंग का एक केंद्रीय बिंदु है और वो बिंदु है कि एक प्रस्ताव जो
अधिवेशनों में वो एक बार नहीं 7 बार वो अलग अलग अधिवेशनों में एक प्रस्ताव रखते हैं। हर बार वो प्रस्ताव का स्वीकृत होता है और वो प्रस्ताव है कि जो कम्युनल अवार्ड जिसे हम लोग हमारे यहाँ इसकी बड़ी आलोचना भी होती रहती है कि वो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है विभिन्न समुदायों तो कहे वो मिलना चाहिए। उसके लिए हमें उसके लिए कांग्रेस पहल करे, उस पर काम करे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी आवाज को अनसुना और उन्हें लगा कि कांग्रेस द्रविड़ों के, दलितों के या दूसरे जो गैर ब्राह्मण समुदाय उनका बार बार उन्होंने गैर ब्राह्मण शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि उनके हितों के प्रति वो बहुत सकारात्मक नहीं है। और तब उन्हें लगता है कि भारत का जो एक कांग्रेस के नेतृत्व में स्वाधीनता का आंदोलन चलाया जा रहा है और जिस स्वराज की बात की जा रही है, ये स्वराज में हम कहां होंगे कि ये स्वराज, वो कहते हैं कि ये स्वराज नहीं होगा यदि इस स्वरूप में इस तरह से प्राप्त होता है तो ये ब्राह्मण राज होगा, ये गैर ब्राह्मणों का राज में नहीं होगा, गैर ब्राह्मण इसमें कार्य नहीं होगा। और तब जब वो सोचते हैं विभिन्न तरह से तो तब वो हिंदी भाषा का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्राह्मणवाद जो एक प्रवृत्ति है और जहां तक कि उस धर्म से उनको एक तरह से नफरत होने लगती है। पाखंडों के, अंधविश्वासों के प्रति अनास्था तो उनकी पहले से ही हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनके मन में घृणा जैसी हो जाती है और वो कट्टर होकर के वो हिंदू धर्म का, क्योंकि हिंदू धर्म पहले ब्राह्मण धर्म ही होता था, ब्राह्मण धर्म में उसका, उनके देवी देवताओं का, उनके नायकों का, वो सबका विरोध करते हैं और इतना विरोध करते हैं कि एक बार कि वो देवी देवताओं के खिलाफ वो गली मोहल्लों तक ले जाकर एक आंदोलन चलाते हैं और वो उन देवी देवताओं को, उनकी मूर्तियों को, मतलब दूसरे मंदिरों में जाकर के नहीं लेकिन अपने बाहर उनकी वो ला करके उनको मूर्तियों को वो उनका जो भी कुछ फोड़ते हैं और जो धर्म ग्रंथ हैं कहीं उनको जलाते हैं। यहाँ उनके मन में और उन नायकों पर वक्त एक तरह से सवाल करते हैं और उन्हें लगता है कि जब तक ये हिंदुत्व का वर्चस्व रहेगा या ब्राह्मणवाद का वर्चस्व जब तक रहेगा तब तक द्रविड़ों के लिए, गैर ब्राह्मणों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आपकी शब्दावली में कहते हैं बहुजनों के लिए कोई अवसर आगे बढ़ने के और संपादनक जिंदगी जीने के नहीं है। इसीलिए आज तमिलनाडु में हिंदी विरोध को लेकर के एक कई तरह की उत्तर भारत में लेकर के धारणाएं हैं कि वहां हिंदी का विरोध होता है, लेकिन हिंदी का विरोध क्यों होता है, पेरियार ने विरोध क्यों किया हिंदी का, क्योंकि यहाँ उस समय पे एक स्लोगन चलता था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यानी कि ये जो और ये आपसे हम स्वाधीन भारत की भाषा बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब ये एक धर्म विशेष की भाषा है और इस भाषा का किस तरह से सांप्रदायिकरण हुआ है वो बतलाते थे। भाषा का कितना जातीयकरण हुआ है ये हम सब लोग भी जानते हैं। मैंने लोक साहित्य में कुछ काम किया और मैंने देखा किस तरह के मुहावरे, पूर्वानंद जी तो बहुत मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे कि इतने मुहावरे वो इतने जातिगत आधार पर निम्न जातियों को अपमान से भरे पड़े और भाषा का इस तरह का बोला है। हम कोई शुभ कर्म करते हैं तो श्री गणेश करते हैं, तो ये इस तरह का शादी का उन्हें इसका जो विवाह पद्धति है, जो स्त्रियों का अधिकारों की बात को करते हैं, बहुत सारी स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम करते हैं, उनको उनके संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए बात करते हैं, तो वो कहते जो कन्यादान की प्रथा है इसका उपयोग करते हैं कि स्त्री केवल लड़की की जो वस्तु होती है उसको हम दान कर देते हैं, हम उसे इंसान नहीं समझते
यानी कि क्या कहूँ मैं कि समय बहुत कम है, अशोक जी देख रहे हैं घड़ी की तरफ, और मैं भी समझ रहा हूँ बहुत सारे समय की नजाकत को। इस कुर्सी की प्रॉब्लम है सर, मेरी प्रॉब्लम तो है ये कि ये पुस्तक बहुत कुछ कहती है, छोटी सी पुस्तक, और हमको सोचने के नए अवसर देती है कि हम इतिहास को नए सिरे से देखने की, पढ़ने की, समाज को, समाज व्यवस्था को, धर्म को, धर्म से संचालित व्यवस्था को, संविधान को, और संविधान और धर्म के बीच जो द्वंद्व है उसको समझने के लिए ये हमको ये पुस्तक एक तरह से निमंत्रित करती है। ये इसलिए मेरा बहुत एक सुस्पष्ट मत है कि ये पुस्तक हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी में आई है, तो ये जो अब तक पेरियार जी के बारे में जो बिखरी हुई सूचनाएं ये एक जगह संग्रहित होकर के आई है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आई है। इसको अधिक से अधिक इसको पढ़ा जाना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। ये आज के समय की बहुत जरूरत है। मुझे आप लोगों ने इस पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करने का आमंत्रित किया, बहुत बहुत देखिए, विडंबनाएं बड़ी खूबसूरत होती हैं। मैंने उस दौर का इतना इतिहास पढ़ा, मुझे दो सबसे अल्ट्रा रेडिकल्स कोई मिले, तो एक राहुल सांकृत्यायन मिले और दूसरे रामास्वामी पेरियार मिले। दोनों के बीच अगर मुझे कॉमन तलाशना हो तो दोनों का गांधीवाद से मोहभंग हुआ। दोनों गांधी के साथ गए, वो तो जेल भी गए थे और उनके पेरियार के बारे में बताया, राहुल जेल भी गए थे। जब गांधी की हत्या हुई तो पेरियार ने कहा कि भारत का नाम गांधी नाडु रख देना चाहिए, और राहुल सांकृत्यायन ने जब एक जुलूस निकलते हुए देखा गांधी हत्या के बाद, तो एक बड़ी महंगी सिगरेट की डिब्बी, सिगरेट केस लेके आया था। उस जमाने में केस रखने का फैशन रहा होगा, तो सिगरेट केस लेके आया था जिसमें सिगरेट भरी हुई थी। पता नहीं क्या उनको सूझा कि वो केस और सिगरेट उठा के फेंक दिया, और उसके बाद जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी। उन्होंने कहा कि वह शौक जो था उसने मुझे कभी सिगरेट नहीं पीने दिया। और उसके बाद जब वो अकबर लिखते हैं तो अकबर में लिखते हैं कि बुद्ध के बाद गांधी जैसा महान कौन पैदा हुआ। तो जो मैं परस्पर सम्मान की बात कर रहा था कि अगर पेरियार गांधी से अलग हुए होंगे तो ये कोई व्यक्तिगत नफरत नहीं थी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनको लगा कि मुझे जो चाहिए, जिस रास्ते पे मुझे चलना है, उसमें गांधीवाद रुकावट है। यही राहुल के लिए भी शायद सच होगा। तो ये जो बार बार इस बात को समझने की जरूरत है, और बहुत सारी विडंबनाएं थे, जैसे पेरियार हिंदी का विरोध करते रहे और यहाँ पर हम लोग पेरियार को सेलिब्रेट हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि पेरियार पर हिंदी में किताब आई, और इसके पहले पेरियार का बहुत सारा काम हिंदी में आ चुका है। तो कई बार समय का भी अपना दबाव होता है, राजनीति भी अपने तरह की होती है। इसीलिए इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। जब कोई खड़ा होकर पेरियार को गाली देना शुरू कर दे कि अरे वो तो ये करते थे, उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, तो उससे कहना चाहिए भाई थोड़ा रुको, आराम से देखो कि किस समाज में पैदा हुए थे, वहां शोषण की क्या अवस्थिति थी, और उसका जिम्मेदार उन्होंने जिसको समझा उसके ऊपर अगर उनको नाराजगी हुई तो इसमें क्या बुराई थी। ऐसे ही जब कोई गांधी को गाली देने लगे तो थोड़ा रुक के उसको समझाना चाहिए कि देखो गांधी कहां से आए थे, कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे, और कौन सी लड़ाई किन लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें जितना कुछ उन्होंने किया, क्या उसको गाली देने योग्य माना जा सकता है? कम तो माना जा सकता है, ज्यादा माना जा सकता है, लेकिन क्या गाली देने योग्य माना जा सकता है? मोटा मोटी जो मैं अक्सर कहता रहता हूं कि मुर्गा आनंद जो होता है कि हमारे वाले हीरो को तुम्हारे वाले हीरो से लड़ा दूं, इतिहास में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है, फेसबुक ट्विटर पे वैल्यू होती है, सो वहां पे चलता रहता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी किताब की तरफ। टैगोर से हमारा परिचय सबसे पहले होता है, चाहे हम किसी जाति धर्म समुदाय के हों, क्योंकि हमारा जनगण मन अधिनायक टैगोर ने ही लिखा था। और सबसे पहले जिस पॉलिटिकल विवाद से परिचय होता है वो भी यही होता है कि जनगण मन तो जो था वो कोई वायसराय साहब आने वाले थे, उनके स्वागत में लिखा गया था। तो ईमानदारी से बताऊं तो मैं भी इसको लेके बहुत क्लियर नहीं था कि ये किस लिए लिखा गया है, और एक दौर में मैं भी ये कहता रहता था कि जनगण मन तो जो है वो वायसराय के स्वागत में लिखा गया है। तो जब इस किताब की योजना बनी तो मेरे दिमाग में एक बात तो क्लियर थी कि टैगोर में किसी बंगाली से अगर नहीं लिख पाया जाएगा तो अपराध हो जाएगा।
लेकिन टिपिकल बंगाली के साथ दिक्कत ये होती है कि टैगोर भक्ति में वो इतना डूबा होता है कि क्या लिख देगा पता नहीं। तो मेरे दिमाग में एक बंगाली मित्र थे जो पैदा हुए थे बनारस में और जिंदगी जिनकी गुजरी जर्मनी में, जो वामपंथी हुए अपने समय पे जैसे सब होते हैं, और जर्मनी में देखा दो टुकड़ों में बढ़ते जर्मनी को, और जिनको मैं अपने जीवन में आए सबसे लोकतांत्रिक, उदार और खूबसूरत गुणों में गिनता हूं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि दादा टैगोर पे किताब लिखनी, और उसके बाद मैंने देखा कि संपादक का सम्मान क्या होता है। ये मुझे जीवन में पहली बार हासिल हुआ। किया भी मैंने किसी संपादक का इतना सम्मान नहीं है। एक एक चैप्टर करने के बाद जो ना मुझे मेल करते थे, हम उन चैप्टर्स पे बहस करते थे, और जब किताब पूरी तैयार हुई तो मीरा जी से मैंने कहा ये ऑलरेडी एडिटेड है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका हर चैप्टर मैंने पढ़ा है, सलाह दी है, उसको एडिट किया है, बाइंड कीजिए और इसको छाप दीजिए। तो इस तरह ये किताब आई है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय उज्ज्वल भट्टाचार्य जी को आत्मकथ्य के लिए। अशोक ने इस किताब की रचना प्रक्रिया के बारे में जो कुछ कहा, उसके बाद मुझे लगता है कि अशोक को धन्यवाद देने के लिए कुछ कहने की जरूरत है। मुझे शक था कि आप धन्यवाद देंगे, इसलिए मैंने पहले ही कहा। आप कह सकते हैं कि मेरी ये किताब जो है उसमें दो मेरे अभिप्राय रहे हैं। पहली बार कि रविंद्रनाथ के जीवन का वृत्तांत लिखते हुए उस ऐतिहासिक दौर को पकड़ने की कोशिश कर सकते। इसके बाद जब व्यक्ति कवि प्रतिभा और दूसरे शिक्षा का अलग अलग क्षेत्रों में संगीतज्ञ, कलाकार, ये इन सारे संदर्भों में रविंद्रनाथ जो एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में सामने आए, अपने उत्कर्ष के लिए और तमाम घटनाएं उनके जीवन की, उसका एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो हो गया इसके बाद में। अब मैं जो कहूंगा वो क्रिटिकल ज्यादा। रविंद्रनाथ सिर्फ एक अभिजात परिवार में पैदा नहीं हुए थे, वह अभिजातवादी थे शुरू से लेकर अंत तक। और रविंद्रनाथ का जीवन एक ईमानदार अभिजातवादी के क्रमागत विकास की प्रक्रिया का एक अद्भुत मिसाल है। वह इस दौर में किस तरीके से अभिजात और जन के बीच जो संबंध, उसकी प्रगाढ़ता और उसकी सीमाएं, ये सभी हमें दिखते हैं। अपने जीवन के अंत में मौत से शायद 2-3 महीने या 1.5 महीना पहले मेरे ख्याल से एक कविता वो लिखते हैं, उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं। मेरी कविता मुझे है पता, विचित्र पथों में जाकर भी हो नहीं पाई सर्वत्र गामी। किसान के जीवन में जो हो साझेदार, कर्म व वाक्यों में जो बन सके उनका अपना, जो जमीन से हो जुड़ा हुआ, उस कवि को सुनने के लिए हूँ मैं आतुर। साहित्य के आनंद के उत्सव में जो मैं खुद नहीं दे पाता, नित्य ही रहता उसकी मैं खोज में। अपनी सीमाओं को पहचानते हुए वो ये बात कह, लेकिन वो भी
थे, उसी विधि से कर रहे हैं। जहाँ वो रविंद्रनाथ बन चुके हैं, गुरुदेव बन चुके हैं, वगैरह वगैरह, उस विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति से कर रहे हैं, एक डेवलपमेंटल एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं। भागीदार उस हाशिए में पड़े रहे लोगों के साथ, ये हमें रविंद्रनाथ के जीवन में कभी दिखाई नहीं देता। मौके भी होते, लेकिन उसकी कोशिश भी हमें बहुत ज्यादा दिखाई। उन्होंने कोशिश की, उनके उत्थान की श्रीनिकेतन में, शिक्षा के क्षेत्र में उनको लाते हुए, और साथ ही साथ शिक्षा की नई अवधारणा विकसित करते, जो जड़मुखी, ये सब कुछ है, लेकिन वो डेवलपमेंटल पार्टिसिपेटरी नहीं। और पेरियार उस डेवलपमेंटल एटीट्यूड के खिलाफ, पार्टिसिपेशन के अभाव के खिलाफ विद्रोह के स्मरण के रूप में। ये भारतीय आधुनिकता के दो पक्ष हैं, एक जो विकसित हो रहा है और जो दूसरा दस्तक दे रहा है। एक की दृष्टि उदात्त है, दूसरे की दृष्टि में गुस्सा है, संदेह है। ये दो तस्वीरें स्पष्ट है। ये तस्वीरें देखते हुए मुझे भारतीय आधुनिकता के ये दो पक्ष मेरी आंखों के सामने एकदम स्पष्ट है। ये मेरी मूल बात थी। एक और बात मैं करना चाहूंगा, इस पर इस किताब में भी मैंने चर्चा की। रविंद्रनाथ की एक और कमजोरी जो थी, ये जनगण मन पर बहुत बहस होती है, लेकिन उसमें जो एक मूल द्वंद्व है, इस पर शायद ही बात होती है। जनगण मन अधिनायक, जनगण पथ परिचायक, जनगण ऐक्य विधायक। एक फासला है, एक है जो उसको रास्ता दिखाएगा, जो आगे बढ़ाएगा, जो उसका अधिनायक है, और ये जो यर्निंग फॉर सुपरमैन, ये कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ के सारे कामों में दिखाई देता है, और पूरे सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विमर्श के एक हिस्से रविंद्रनाथ खुद को भी उस रूप में प्रतिष्ठित भी करना चाहते। नोबेल पुरस्कार पाने के बाद उनकी सबसे बड़ी चिंता थी, नोबेल पुरस्कार तो मिल गया, क्या मैं नोबेल पुरस्कार लायक कवि बना हूं? और उसके बाद एक निरंतर तपस्या के रूप में उनकी साहित्य साधना जारी रही। असली रविंद्रनाथ नोबेल पुरस्कार पाने के बाद कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में विकसित। तो इन सारी विडंबनाओं को, इनमें निहित अंतर विरोधों को, विरोधाभासों को समझते हुए, हृदयंगम करते हुए हम उनको समझ सकते हैं। उनको समझने से ज्यादा, जो कहीं अधिक ज्यादा जरूरी है, हम उस दौर को समझ सकते हैं, भारतीय आधुनिकता के विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। और मेरी राय में आज 21वीं सदी में वही महत्वपूर्ण है, वही प्रासंगिक है। बस इतना कहते हुए मैं देखिए, यहाँ जितनी गंभीरता से वो बात कर रहे थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किताब बहुत गंभीर होते हुए भी सिर्फ गंभीर नहीं है, उसमें कुछ किस्से भी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यही मेरी सबसे बड़ी चुनौती। हाँ, तो कर्दम साहब जब कह रहे थे कि किताब पे वीडियो बनाते हुए मैंने कहा कि 2 घंटे में पढ़ सकते हैं, तो सर कहना पड़ता है, 500-500 पेज की किताब लिखता हूँ, लोग यही शिकायत करते हैं, तो लोगों को कहना पड़ता है ताकि लोग कम से कम पढ़े। तो
और उसमें से एक किस्सा यह है कि इतना ही नहीं था कि नोबेल प्राइज पाने के बाद उनको ये चिंता हो गई कि मैं उस लायक कवि हूं कि नहीं, यह भय भी था कि कहीं मेरी बहन को अगर वो मौका मिला तो वो मुझसे बेहतर कविता ना लिख सके, तो अपनी बहन को रोकने का उद्यम भी था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो महापुरुष जो होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि कोई बड़ा काम कर जाते हैं, लेकिन होते वो हमारी ही आपकी तरह छोटे छोटे लोग होते हैं। उनके अंदर भी वैसी ही शुद्धताएं होती हैं, वैसी ही महानताएं होती हैं जैसी हमारी और आप जैसी और हमारे आपके अंदर होती हैं। उनसे पार पाके जो कोई बड़ा काम कर लेता है वो बड़ी लकीर खींच जाता है, चाहे वो पेरियार हो, चाहे टैगोर हो, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, चाहे कोई और। आज ये भी बताना जरूरी है कि यह संयोग की बात है और सुखद संयोग की बात है कि आज ही पेरियार की पुण्यतिथि भी है। तो प्लान करते समय ये हम लोगों के दिमाग में नहीं आया था, लेकिन आज सुबह जब मैं देख रहा था तो मुझे याद आया कि आज तो पेरियार की पुण्यतिथि भी है। तो कार्यक्रम के अंत में हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं एक बार और, लेकिन अंतिम वक्ता के रूप में टैगोर वाले पुस्तक पर बोलने के लिए मैं बुला रहा हूँ प्रोफेसर पूर्वानंद को। और परिचय की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक पंक्ति में कहूंगा कि हमारे समय में कुछ लोगों ने जन बुद्धिजीवी होने की भूमिका निभाई है, खतरे उठाकर अलग अलग मंचों से तेज आवाज में, ऊंची आवाज में, गंभीर स्वर में अपनी बात कही है। प्रोफेसर साहब उनमें से बेहद महत्वपूर्ण लोगों में एक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अशोक जी, बहुत शुक्रिया। जी, संजय जी, जयप्रकाश जी, सभागार में उपस्थित मित्रों और साथियों, सबसे पहले मैं दोनों लेखकों संजय जोगसे और उज्ज्वल भट्टाचार्य को मुबारकबाद देता हूँ। इतनी सरस जीवनियों के लिए सरस कहना बहुत ही आवश्यक है। विशेषकर मैं उज्ज्वल भट्टाचार्य के लिए कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे उस किताब पर बोलना है। क्योंकि आप जब जीवनी पढ़ें तो जीवनी का विषय है उसको मनुष्य के रूप में देख सकें और उसके जीवन के अलग अलग पक्षों से आपका साक्षात्कार हो सके, जिसमें वो मनुष्य की तरह आचरण करता है। हर जगह वो महापुरुष के रूप में नहीं दिखाई पड़ता है। यह काम करना और दूसरे उज्ज्वल भट्टाचार्य को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उनकी भाषा की। उसमें मुझे थोड़ी नज़दीकी भी मालूम पड़ी क्योंकि मैं देवघर का हूँ और मेरे माता पिता दोनों बांग्ला भाषी ही एक प्रकार के। तो उनको पढ़ते हुए मुझे लगातार अपने बाबूजी की हिंदी की याद आती है। उनकी हिंदी तकरीबन इसी तरह की है। तो इसको पढ़ने में एक दूसरी हिंदी का आपको आनंद मिलेगा और उस आनंद के लिए भी इस किताब को पढ़िए, सिर्फ रविन्द्रनाथ को जानने के लिए नहीं पढ़िए, भाषा के आनंद के लिए। दोनों प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं अलग हैं, इनकी बात उज्ज्वल भट्टाचार्य ने की। उन दोनों की तस्वीरों को देखते हुए आपको अंदाज मिल सकता है। उसका कारण स्वयं उन दोनों की जीवन की पृष्ठभूमि में है, जिस प्रकार के दोनों व्यक्तित्व बनते हैं। लेकिन एक समय के बाद व्यक्तित्व तो बिल्कुल ही ओझल हो जाता है, रह जाता है उनका काम। जो सोनार कवि कविता का जिक्र करते हुए उज्ज्वल भट्टाचार्य ने अपनी किताब में लिखा है कि आखिरकार किसान पीछे ही रह जाता है। जो मल्लाह है वो उसका धान लेकर, उसका अनाज लेकर चल पड़ता है। तो वह हमारे सामने है, वो रवि ठाकुर का हो या वो पेरियार का हो, उन दोनों का। जब हम आधुनिक भारत के निर्माता की बात करते हैं और उन निर्माताओं में इन दोनों को याद करते हैं और ये सोचना चाहते हैं कि हम जिस आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं उसका प्रस्थान बिंदु कौन सा है, यह प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हम 1947 की बात कर रहे हैं, क्या हम संविधान बनने के बाद की बात कर रहे हैं, और क्या हम ये कह रहे हैं कि यह जो सारे लोग थे वे उसकी तैयारी कर रहे थे, उस भारत के बनने की तैयारी कर रहे थे। क्या यह था, या
वे स्वयं अपने क्षण में जी रहे थे और उसका उत्तर दे रहे थे, जैसा अशोक कुमार पांडे ने कहा कि उनके सामने चुनौतियां थी, उनके सामने अपने प्रश्न थे और उन प्रश्नों का उत्तर वे खोज रहे थे और वे उत्तर दे रहे थे। वे उत्तर क्या स्वाधीनता की तरफ ले जाएंगे? क्या वे उत्तर उस संविधान की तरफ ले जाएंगे जो संविधान बना? इसका उनको कोई इम्कान नहीं। रविंद्रनाथ को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु तो पहले ही हो गई। पेरियार जीवित रहे, बात तक रहे, संविधान की बहसों में शामिल रहे, लेकिन रविंद्रनाथ को उसका मौका नहीं मिला। तो वे जो कर रहे थे उसका परिणाम क्या होगा, ये हम आज भविष्य की जानकारी के साथ कह सकते हैं कि ये शायद इधर जाता, लेकिन रविंद्रनाथ को इसका अंदाज नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूं कि संभवतः गांधी को भी नहीं होगा, बाकी लोगों को भी नहीं होगा। वो अपने लम्हे के या अपने क्षण के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे, रास्ता खोज रहे, और रास्ता खोजते हुए अनेक जगहों पर वे भटके, लेकिन जिन मूल्यों को उन्होंने खोजा, जिन उसूलों को खोजा, तो रविंद्रनाथ के सिलसिले में उनके जीवन में उनकी असंगतियों को देखा जा सकता है। वे आखिरकार एक अभिजात वर्ग के सदस्य थे, यह कहा जा सकता है, कि उनमें और साधारण जन में एक दूरी थी। लेकिन रविंद्रनाथ ने जो एक मूल्य स्थापित किया, वो मूल्य था अंतरराष्ट्रीयतावाद का मूल्य, और वो काफी कठिन था। उज्ज्वल भट्टाचार्य ने अपनी किताब में वह संघर्ष दिखलाया भी है कि जब एक घोर राष्ट्रवादी संघर्ष चल रहा था, उस वक्त एक व्यक्ति अंतरराष्ट्रीयतावादी दृष्टि लेकर सामने आए। हालांकि वह भी समस्या मुक्त नहीं है, यह भी इस किताब में आपको दिखाया गया, वो पूरी तरह से समस्या मुक्त नहीं, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीयतावादी दृष्टि लेकर आए और राष्ट्रवाद से टकराने का साहस किया। जापान में जाकर राष्ट्रवाद पर वैसा वक्तव्य देना, जो वक्तव्य रविंद्रनाथ ने दिया, जिसके चलते जापान में उनको उसके बाद तिरस्कार का सामना करना पड़ा। यह काफी साहस की बात थी, और यह साहस सिर्फ एक कवि कर सकता था, यह मैं कह सकता हूँ। यह राजनेता शायद नहीं करता, क्योंकि राजनेता फिर भी रणनीतिक होता है, लेकिन कवि और उपन्यास उस रणनीति से खुद को मुक्त रख सकता है कि वह एक स्ट्रेटेजिक ढंग से बात नहीं करेगा। फिर भी रविंद्रनाथ को इसका एहसास नहीं हुआ कि सोवियत संघ में क्या चल रहा है, यह भी जिक्र इन्होंने किया। और मैं जब इसको पढ़ रहा था इस किताब को, तो मुझे विक्टर सर्ज की आत्मकथा याद आई। विक्टर सर्ज एक क्रांतिकारी थे जिनको सोवियत संघ में स्टालिन के समय गिरफ्तार किया गया, यातना दी गई। सर्ज ने लिखा है कि जिस वक्त रविंद्रनाथ ठाकुर का स्वागत मास्को की सड़क पर हो रहा था, उनको ये नहीं पता होगा कि उस सड़क के नीचे केजीबी या स्टालिन की जो खुफिया पुलिस, उसका जो तलघर था, उसमें हम लोगों को यातना दी जा रही थी। रविंद्रनाथ को इसका विक्टर सर्ज ने, तो लेकिन जब उसका इसलिए रशर चिट्ठी की खासियत यह है कि उसमें इसका आभास रहता है कि दरअसल सोवियत संघ और सोवियत साम्यवाद या स्टालिन के साम्यवाद में समस्या क्या है, और इसलिए कवि को उससे परेशानी होती है, जैसे कवि को आधुनिक सभ्यता से भी परेशानी होती है। लेकिन आखिरकार वह राष्ट्रवाद से निकलकर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का निर्माण, उसका रास्ता क्या हो सकता है, यह रविंद्रनाथ तलाश है। जब मैं इन दोनों किताबों को पढ़ रहा था, आप पेरियार को पढ़ेंगे तो कई बार आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि पेरियार अपने वक्त के आगे सोचते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो अपने वक्त से आगे सोचते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो लगता है कि अपने वक्त से जूझ रहे हैं और वो वक्त को कुछ रियायत दे रहे हैं। गांधी को आप एक ऐसा व्यक्तित्व कह सकते हैं जो अपने वक्त को रियायत दे रहे हैं, और रविंद्रनाथ को भी आप ऐसा व्यक्तित्व कह सकते हैं जो खुद वक्त के साथ बदल रहा है। लेकिन वो गांधी का एक वाक्य है कि जो उन्होंने कुमारप्पा को लिखा, उन्होंने कहा कि ईश्वर को जरूरत से ज्यादा लालच मत देना,
ये मुझको बहुत अर्थपूर्ण वाक्य लगा। जरूरत से ज्यादा लालच नहीं है। तो रवि ठाकुर कुछ इस तरह अपने वक्त के साथ उलझते हुए दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन इन दोनों को पढ़ते हुए और बाकी व्यक्तित्वों को पढ़ते हुए भी, उनको देखते हुए भी एक प्रश्न सामने रहता है। वो यह कि वो पेरियार हों या रवि ठाकुर हों या और लोग हों, उन्होंने समाज को बदल डालने की महत्वाकांक्षा है। रवि ठाकुर ने शायद उतनी नहीं जितनी पेरियार ने, कि समाज को बदला जा सकता है। क्रांति की जो पूरी परिकल्पना है वो भी यही है, समाज को बदला जा सकता है, समाज का स्वभाव बदल दिया जा सकता है। लेकिन जो हम देखते हैं वह यह कि जिसे आप पैथोलॉजी कह सकते हैं, हम सब की पैथोलॉजी, वो शायद वापस हमें एक जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए जो संघर्ष पहले किए गए थे उन संघर्षों को दोबारा करना पड़ता। ये कभी नहीं होता कि एक संघर्ष कर लिया गया और उसके बाद हम फिर आगे बढ़कर हम दूसरा संघर्ष करने लगे। हर पीढ़ी शायद उन संघर्षों को फिर से करे। तो रविंद्रनाथ ने अगर एक चीज हासिल कर ली तो उसके बाद हम कुछ हासिल करेंगे, ये नहीं दिखाई पड़ता। हम वही संघर्ष फिर से करते हुए दिखाई पड़ते हैं जो रविंद्रनाथ कर रहे हैं या जो संघर्ष पेरियार कर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है, यह सवाल हम सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यूरोप ने 1945 के बाद कहा, एक नारा दिया गया कि ऑशविट्ज दोबारा नहीं। जर्मनी ने पूरा इंतजाम किया अपनी शिक्षा व्यवस्था में कि दोबारा ऑशविट्ज कैसे ना हो। थियोडोर एडोर्नो ने कहा कि हमें पूरी शिक्षा का इंतजाम करना है कि दोबारा ऑशविट्ज ना हो। लेकिन 75 साल गुजर जाने के बाद जर्मनी को इटली में 75 सालों के बाद की सबसे दक्षिणपंथी पार्टी या एक फासिस्ट पार्टी अब शासन में है। यूरोप फिर से उसकी गिरफ्त में है। फिर से वे सारे प्रेत जो प्रेत थे उस वक्त वो लौट कर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए जब हम इन शख्सियतों को पढ़ते हैं तो उनको पढ़ते हुए हमें अपने समय को सामने रखना बहुत ही आवश्यक है। और यह कि जो संघर्ष किया गया वह संघर्ष परिणति को पहुंच गया, ऐसा समझना एक खुशफहमी होगी, गलतफहमी होगी। वह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता और उसको हर पीढ़ी को नए सिरे से करना होता है। और इसीलिए हमें इन सबको पढ़ना उनकी जटिलता में जरूरी होता है। रविंद्रनाथ को उनकी जटिलता में सरल करके उनको देवता बनाकर, पेरियार को उनकी पेचीदगी में देवता बनाकर, गांधी को देवता बनाकर, समस्या विहीन करके बल्कि समस्या ग्रस्त करके। गांधी की एक विदेशी मित्र ने कहा था, और यहाँ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि गांधी ही सब कुछ है, लेकिन अब मैं समझ पाई हूँ कि भारत गांधी से कहीं ज्यादा है। और उन्होंने गांधी को ये कहा, और उन्होंने गांधी के लिए नोबेल पीस प्राइज का अभियान चलाया। फिर भी उन्होंने गांधी को लिखा कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब मुझे पता चला कि भारत गांधी से कहीं बहुत बड़ा है, और आप भी आखिरकार एक मर्द ही हैं, और वह भी एक हिंदू मर्द। तो और यही बात हमें अपने जो हमारे विषय हैं वो रवि ठाकुर हो या पेरियार या बाकी तमाम लोग उनको भी कहना चाहिए। आप लोगों के सवाल लेने से पहले आप लोग लेखकों से, वक्ताओं से कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछें। उसके पहले दो बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो किताबें यहाँ भी उपलब्ध हैं, तो जो पाठक यहाँ से लेके पढ़ना चाहें, लेखक भी हैं तो आप उनके हस्ताक्षर भी करा सकते हैं, तो यहाँ से किताब ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब ने जो कहा, उसके पहले जो कहा गया, जो मैं कह रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए, लेखक कोई अलग सीख पैर वाला इंसान नहीं होता है, उसको कोई अलग से ईश्वरीय प्रतिभा नहीं मिली होती है। ये गलतफहमी लेखकों को भी छोड़ देनी चाहिए और पाठकों को भी छोड़ देनी चाहिए। तो आप में से भी अगर कोई सोचता है इस बात को कि फला व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आधुनिक भारत का निर्माता मैं समझता हूं या हम समझते हैं या समझा जाना चाहिए,
और उन पर मैं लिख सकता हूँ, उनकी एक जीवनी ऐसी लिख सकता हूँ, तो निसंकोच होकर मेरे मेल पर एक सिनॉप्सिस बनाकर आप भेजिए। अगर हमारी योजना और आपका प्रस्ताव आपस में मिलेगा तो हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि आपकी किताब आए। तो इसके बाद मैं सभा को ओपन कर रहा हूं। आप लोगों में से कोई भी कोई सवाल पूछना चाहे तो बता दें कि किससे सवाल पूछ रहा है और आराम से सवाल पूछते हैं। अगर आपने किताब पढ़ी है तो भी और नहीं पढ़ी है तो भी आज की बातचीत पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मुझे पता है पहला सवाल आने में समय लगेगा, उसके बाद सवाल आने लगेंगे। मैं संजय झूठे साहब से बात करना चाहता हूँ जी, सवाल पूछना चाहूँगा और प्लीज़ पार्डन माय इग्नोरेंस। अमूमन मैंने देखा है कि हालांकि मुझे कम ही मौका मिल पाता है इस तरीके के समागम में जाने का, जहाँ दिमाग की पीढ़ियाँ खुले, जहाँ विद्वान से परिचय हो, उनकी बातें लोगों में मिले। लेकिन अमूमन चर्चा में हम लोग गाहे बुगाहे हिंदुस्तान को ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या हम इतने 70 साल हो गए हैं कि हम हिंदुस्तान की परिकल्पनाएं में ही फंसे हुए हैं, हिंदुस्तान को हम भारत नहीं बना पाए हैं। जब हिंदुस्तान है तो मुसलमान है, और हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान है तो मुसलमान की बाइनरी है। मैं एक सेकंड रुकूंगा, इस पर बहस की जा सकती है। हिंदुस्तान का हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। जब हिंदुस्तान का हिंदू से लेना देना करना था तो सावरकर और गोलवलकर को बाकायदा हिंदुस्तान लिखना पड़ा। आप उनकी किताबें पढ़िए। जो हिंदुस्तान है उसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ पे जी बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान शब्द से जो आशय हम ले लेते हैं या हमको जिस तरह वो आशय लेना सिखा दिया गया है, सिखाया गया है, एक बहुत एक प्रबल विचारधारा भी है जो ये चाहती है कि भारत को सिर्फ भारत कहें और हिंदुस्तान न कहें, क्योंकि उसमें हिंदू शब्द उभरता है जो कि किन्हीं खास इतिहास के जो इनर्शिया हैं, जड़त्व हैं, सोचने समझने के और पालन करने के, उनसे जुड़ता है। पर मुझे लगता है कि इस बात में थोड़ी सी मेरिट हो भी सकती है ना, जब लोग इसको समझते हैं। तो फिर भी मैं कुछ विनम्रता से कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का जो अर्थ हम लेते हैं, जो आज का भारत है, हमारा भारत है, और हमारे भारत निर्माताओं ने जिस तरीके से उसको बनाने की कोशिश की है, शायद उसमें कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है भारत में और हिंदुस्तान। और ये शब्द दिए गए हैं और हमने स्वीकार किए, सभी ने स्वीकार किए, और उनकी व्याख्या अगर समय के साथ बदलती है तो हो सकता है उसमें कुछ मेरिट हो, और उसका शायद समय ही मूल्यांकन करेगा। थैंक यू। और कोई सवाल, कोई और पूछना चाहे प्लीज नाम बताइए, थोड़ी ऊंची आवाज में। सर मेरा नाम बिलाल है। मेरा सवाल ये है कि सर ने जैसे बताया कि जो मिस्टर पेरियार साहब की जो एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था कांग्रेस के साथ, वो ये था कि उनको ये बात क्लियर नहीं लग रही थी कि कांग्रेस का जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनके साथ क्या रवैया रहेगा, क्या रहेगा। तो इसका क्या मतलब मैं ये निकाल सकता हूँ कि कांग्रेस जो है उसका भी एक हिडन ब्राह्मणवादी एजेंडा है। किससे संजय से जवाब चाहिए? हाँ सर ने बताया था ना पेरियार साहब। नहीं कर सकते, जवाब कोई भी दे सकता है। नहीं कर ये जो प्रश्न है ना, मतलब जहाँ तक मैं समझ पाया, ये वो उस समय की परिस्थिति पे लागू होता है। और उस समय उनको इस बात का भय था कि अभी तक जो होता आया है सामूहिक पहल में, जब कोई कलेक्टिव इनिशिएटिव है और खासकर जब उसके राजनीतिक निहितार्थ हों और उसके इम्प्लीकेशंस समाज पे और लोगों के बीच बड़े बड़े हों, खासकर आज़ादी के दौर में जबकि आज़ादी नजर की आने लगी थी, उस समय ब्राह्मणवाद को एक खतरे की तरह, है ना, कांग्रेस की रगों में सरकते हुए देखना, ये उनके लिए बहुत ही एक क्या कहें दूरदृष्टितापूर्ण बात है। और वो देख पा रहे थे, बहुत लोग देख पा रहे थे, उस समय अम्बेडकर भी देख पा रहे थे।
तो उस समय के लिए तो ये बिल्कुल सही था और उन्होंने सही पकड़ा भी है और बहुत हद तक उन्होंने इसको काफी कठोर शब्दों में इसकी निंदा भी की है और उसके खिलाफ भी सारा उनका जो हिंदी विरोध है और द्रविड़ माड़ी की जो कल्पना है और एक अलग किस्म का जो नेशनलिज्म जो उनकी प्रस्तावनाओं में आता है वो इसी जो जैसे कदम साहब कह रहे थे हिंदी हिंदुस्तान वाला जो कार्य बन रहा था तो उसके भय को देखते हुए वो निश्चित रूप से सचेत थे और काफी हद तक वो जागरूक थे इस बात के लिए और सारे प्रयास वही समर्पित थे। तो ये बात सही है लेकिन वो उस समय की बात थी और काफी आज के बारे में ख्याल है आज के बारे में तो अगर पेरियार आज होते तो वो बोलते जी। मुझे लगता है कि हम जिस विषय को लेके चल रहे हैं वो 73 तक जब तक पेरियार और खासकर आज़ादी के पहले बहुत सारा जो कर्तव्य उनका है वो आज़ादी के पहले का है तो उस जमाने के लिए आपका प्रश्न बिल्कुल रेलेवेंट है। कोई और सवाल कोई पूछना चाहता है? सर सवाल पहले आ जाए सारे उसके बाद सवाल पूरे आ जाए उसके बाद सर आप जी। और कोई सवाल? हाँ बिल्कुल। जगन्नाथ यहाँ बुद्धिस्ट स्टडीज में रिसर्च कर रहे हैं। मेरे सवाल सर से कि अम्बेडकर और पेरियार लगभग एक समय में थे लेकिन उत्तर भारत में खासकर हिंदी बेल्ट में जो स्वीकृति अम्बेडकर को मिला वो पेरियार को नहीं मिला। अब जाके मिल रहा है लेकिन वो उतने स्तर पर नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है ये जानना चाहूँगा। ये बहुत जरूरी सवाल है और इससे बहुत कुछ उजागर होगा भारत के चरित्र के बारे में और हमारी समस्याओं के बारे में। एक तो जो बड़ी समस्या है भाषा की है और फिर एक बहुत ही इनहेरेंट सा जो तुलना है ना और अंतर है जो हम नॉर्थ साउथ के बीच में देखते हैं जिसको बना के रखा गया है बहुत सारी ताकतों के जरिए और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि अम्बेडकर साहब का जो काम है कुछ हद तक नॉर्थ में भी रहा है और पेरियार शायद अपनी भाषा के कारण और जिन प्रश्नों से वो जूझ रहे हैं खासकर जो द्रविड़ अस्मिता का द्रविड़ संस्कृति का और है ना उस एक ऐतिहासिक विरासत को जो बार बार वो चर्चा में लाते थे और उसकी बात करते थे तो उसका जो कार्य क्षेत्र है वो क्योंकि साउथ में ज़्यादा है तो एक तो वो भी कारण है और उससे भी बड़ा मुझे ये लगता है जो मैंने किताब में लिखा भी है कि पेरियार बहुत ज़्यादा ही रेडिकल है ना मतलब वो एक ऐसी डिश है जिसमें बहुत सारी मिर्चियाँ एक साथ हैं जो शायद हमको आजमा हमारा खराब कर देती है नॉर्थ में खासकर। अगर इस सवाल में मैं एक सवाल जोड़ूं कि क्या इस बात को माना जा सकता है कि अम्बेडकर जो थे वो फिर भी अंग्रेजों के करीब थे सिस्टम के हिस्सा रहे मिनिस्टर रहे लेकिन पेरियार पूरी जिंदगी कांग्रेस की अंग्रेजों के कुछ नहीं खिलाफ रहे कट्टरपंथ हर तरह के चाहे वो मुस्लिम लीग की बात आती हो चाहे हिंदू महासभा की बात आती हो चाहे अंग्रेजों मतलब शायद वो किसी के साथ नहीं थे वो अल्ट्रा रेडिकल था तो उनको मतलब आसान नहीं था बचा पाना शायद। हाँ उनके एक्सप्रेशंस में और उनके उद्देश्यों में भी वो दोनों रेडिकलनेस हैं हालांकि उद्देश्यों की अगर आप बात करें तो अम्बेडकर के उद्देश्य भी उतने ही महान है लेकिन वो जिन उपकरणों की रचना करते हैं जिन उपकरणों को वो लागू करते हैं वो काफी हद तक स्वीकार किए जाने योग्य हैं लेकिन जैसे अभी सर कुछ बता रहे थे कपिल साहब कि देवी देवताओं की मूर्ति के साथ जो सलूक करते हैं उसकी हम कल्पना भी कर सकते और अगर वो हुआ ऐसा होता हुआ पाया गया तो उसकी यहाँ चर्चा करना खासकर हिंदी बिल्ड में वो बहुत लोगों को ऐसा मुश्किल काम है ना इस टू रेडिकल और अभी आज भी मुश्किल है मुश्किल है अब तो मेरे ख्याल पहले ज़्यादा अगला सवाल मैं चाहूंगा कि टैगोर से भी कुछ सवाल पूछिए आप लोग सारे सवाल पेरियार से एक सेकंड आप एक सेकंड मेरा सवाल अशोक जी आपसे और अब्दुल सर आपसे है। मेरा नाम अशोक है मैं एक पत्रकार हूँ। प्रकाशक किताब लेके आए पेरियार पे टैगोर पे पेरियार पे लिखने के लिए संजय जोठे जी को चुना गया उस पे बोलने के लिए जयप्रकाश करदम जी को चुना गया टैगोर पे बोलने के लिए लिखने के लिए सर को चुना गया बोलने के लिए पूर्वानंद जी को चुना गया। तो ये जो विसंगति है समाज के भीतर चूंकि आप संपादक हैं तो चुनते हुए लेखकों को वो सामाजिक के संपादन के लिए अशोक कुमार पांडे को चुना गया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। एक सेकंड मेरा सवाल तो सुन लीजिए। बात ये कि नहीं मैं सवाल समझ के रहा हूँ। नहीं फिर अब आपने मुझे मौका भी दिया। अलग से सवाल पूछने का कोई नियम नहीं है आप लेखकों से पूछें। नहीं आप संपादक भी तो हैं संचालक के अलावे मैं आपसे संपादक के नाते सवाल पूछ रहा हूँ। तो ये जो
चुनते हुए दिखता है कि पेरियार पे संजय जोठे ही लिख सकते हैं, करदम जी ही बोल सकते हैं, और बोस पे पूर्वानंद सर को ही बोलना चाहिए और सर को ही लिखना चाहिए। तो ये जो भीतर साहित्य के भीतर चीज़ें चलती हैं वो क्या खत्म नहीं होंगी? या स्मिता की जो बात है, हाँ जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मुझे मान लीजिए रमाबाई पे लिखवाना लोग होगा, ज़्यादा जान, अरे नहीं आप भूल चुके हैं, मुझे जवाब देने दीजिए। तो अगर मुझे रमाबाई पे लिखवाना होगा, अगर मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान पे लिखवाना होगा, तो मैं फिर किसी महिला के पास ही जाऊंगा, उनसे ही मैं आग्रह करूंगा कि आप प्लीज इन पर लिखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई राजनीति का मामला है। मुझे लगता है कि संजय जोठे जिस दिल के साथ पेरियार पे लिख सकते हैं, अभी किसी ब्राह्मण के लिए लिखवाना मुश्किल, लिखने को मैं भी लिख लेता, रिसर्च ही तो करना था ना। मुझे लगता है मुश्किल है। मुझे लगता है कि उज्ज्वल भट्टाचार्य जिस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर को, बंगाल को जानते हैं, समझते हैं, उस तरह से किसी गैर बंगाली के लिए उतना आसान काम नहीं है, ये मुझे लगता है। और रहा साहब सवाल पूर्वानंदी का, पूर्वानंदी बिल्कुल बंगाल से नहीं है, हिंदी के प्रोफेसर है। तो अगर उनको रविन्द्रनाथ टैगोर पर बोलने के लिए बुलाया गया है, और जयप्रकाश कर्दम जी को मैं आपको बता दूं कि जब मेरी किताब गांधी का विमोचन हुआ था तो भी जयप्रकाश कर्दम जी को बोलने के लिए बुलाया गया था। ठीक है। तो मुझे लगा कि जब हम लोग बात कर रहे थे, मुझे लगा कि इस विषय पर सबसे अधिकारी विद्वान जयप्रकाश कर्दम हो सकते हैं, इसलिए मैंने उनको बुलाया, मैंने रिक्वेस्ट किया और मैंने उनको बुलाया। हर चीज में राजनीति न ढूंढिए, और ये सच्चाई है कि विषयों के एक्सपर्ट जो होते हैं कई बार वो होते हैं जो विषयों के करीब होते हैं, उनसे क्यों ना लिखवाया जाए? क्यों मुझे मतलब क्या कहते हैं, फिर इसको मैं उल्टा करके पूछता हूं कि क्यों पेरियार पे लिखने के लिए भी मुझे कोई उत्तर भारत का ब्राह्मण ढूंढना चाहिए? क्यों टैगोर पे लिखने के लिए भी यूपी बिहार का कोई ब्राह्मण ढूंढना चाहिए? तो आपको लगेगा सामान्य सी बात है। कोई अगर दलित उस पर लिख रहा है या कोई बांग्ला भाषी लिख रहा है हिंदी में, तो ये दिक्कत अलग क्यों लगता है? एक दूसरे को जान पाएंगे ना ज्यादा, कोई जरूरी नहीं है। क्यों उज्ज्वल भट्टाचार्य लिखा तो पढ़ के उसको बेहतर नहीं जान पाएंगे, अशोक पांडे लिखेंगे तो बेहतर पढ़ के जान जाएंगे, ये कौन सा? ये मेरा कोई और सवाल? इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी, जिसे कहते हैं लिव्ड एक्सपीरियंस, क्योंकि जब तक वो आप बीती के उससे नहीं लिखेंगे, जैसे अगर संजय जोठे जी ने लिखा है तो उनका एक लिव्ड एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि बंगाल से आते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होती है उस चीज़ को पकड़ना। बहुत सारे सोर्सेज तक उनकी पहुंच हो सकती है हमारी दलित पर लिखने, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, उज्ज्वल भट्टाचार्य किताब की जब बिब्लियोग्राफी आप देखेंगे तो उसमें 80% बंगाली स्रोत हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर पे सबसे ज्यादा मामला नहीं लिखा गया है। मैं नहीं जा पाता हूं तक, मैं अंग्रेजी तक रह जाता, हिंदी तक रह जाता। लेकिन इसका जो आपको प्रश्न संगत है उसको समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब कोई प्रकाशक एक जीवनी लिखवाना चाहता है तो जीवनी के लिए ये नहीं हो सकता है कि अब आप शोध करना शुरू करें, तो वो जाहिर है ऐसे व्यक्ति को खोजेगा जो कुछ समय गुजार चुका है काम कर, तो जो लंबे समय से काम कर रहा है वही जीवनी लिख सकता है। राजनीतिक कारण से कहा जा सकता है कि तो पूर्वानंद को कहा जाए कि आप पेरियार पर लिखिए, पूर्वानंद पढ़ना शुरू करें, तो फिर प्रकाशक क्या करे और संपादक क्या करे? तो यह जो लेखकों का चुनाव होता है इसका एक कारण यह है कि कौन उस व्यक्ति के साथ लंबे समय से काम कर रहा है, वही जीवनी लिख सकता है। जीवनी लिखने के लिए यह नहीं किया जा सकता कि आज आपको एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, अब आप शोध आरंभ करें, तो उसमें 20 वर्ष लगेंगे। बिल्कुल ये सही मैं जवाब रहा। अशोक सर तो नाराज हो गए। प्रोफेसर हमेशा सही जवाब देते हैं। शायद हम में से अधिकांश लोग जो अशोक दास ने सवाल किया उसकी पृष्ठभूमि को नहीं जानते। पृष्ठभूमि शायद ये है, शायद कहना हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आमतौर पर जो दलित बहुजन विषयों पर जब चर्चा होती है तो उसमें अधिकांश वक्ता दलित बहुजन समुदाय की ही बुलवाए, शायद उनका संकेत उस तरफ है, क्योंकि पेरियार की जीवनी की है तो उस पर वही से क्यों बुलाया, शायद ये है जी। इसका जो एक दूसरा पक्ष है जो कि हम गपशप ही कर रहे हैं वो ये है कि यह प्रश्न भी किया जाता है कि इस विषय पर भी आप क्यों बोले, आप हमसे यह विषय भी छीन लेना चाहते हैं, तो इस जटिलता को भी समझने का प्रयास। आप कुछ कह रहे थे? मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा, भोगे और झेले हुए यातायात का वो लिव्ड एक्सपीरियंस से कहीं जाता है, वो बहुत जरूरी होता है। रविन्द्रनाथ के सिलसिले में ये मैंने महसूस किया है
रविंद्रनाथ के लिए बंगालियों की जो एक बहुत उबाऊ सी भक्ति, उस पर उसमें समा जाना और उससे उबरने की कोशिश करना, उसमें प्रश्न चिन्ह, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये टैगोर के एप्रिसिएशन के समूचे 70 साल के दौर में मैंने बार बार महसूस किया और वो बहुत जरूरी था। एक सवाल आपने किया था उसके बारे में, हिडन एजेंडा, सवाल हिडन एजेंडा करने की नहीं नहीं आपके पीछे आपके पीछे कांग्रेस वाला ही बोला था। सवाल हिडन एजेंडा का नहीं, सवाल आधुनिकता के उस दौर का है जिस दौर में जो मुख्य पात्र थे या जो ताकत जो उस आधुनिकता को आगे ले जा रही थी वो सवर्ण हिंदू ताकत थी, बाकी ताकतें हाशिए पर, वो उनकी ऐतिहासिक भूमिका थी। और इसीलिए मैंने जब कहा कि वो इस चेहरे में गुस्सा, शंका और संदेह है, एक प्रतिभाशाली इंसान जो समझ रहा है उसको, जो ये भी समझ रहा है कि आधुनिकता उसकी भी नियति है, उसका दौर है, लेकिन वहां उसकी भूमिका 10 तक नहीं की। ये गांधी और कोई इनको विलेन के रूप में मत देखिए जिसका हिडन एजेंडा है, वो उस परिस्थिति जन्य राजनीति कर रहे हैं। रविंद्रनाथ अगर अभिजातवादी थे तो उनको विलेन के रूप में नहीं देख रहे, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चांस नहीं है, ये उनकी नियति, ऐतिहासिक नियति आप इसको कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इन दोनों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। अगला सवाल कोई रखना चाहे? जी बताइए सकते हैं। Speak in English? Sure. Sir, what made you to choose these two books, both of your authors? I'm sorry, I will come to that point. So basically, we are all human beings throughout the world. Universally, there is a brain. So I think the mind is given to find out the truth and use our intellect to how best to serve the people, isn't it? So I hope the Rabindranath Tagore and our Periyar also, they had a concept of spreading the universal brotherhood without any limitations or any these things. And also moreover, the tradition, we are imprisoned by the invisible walls of traditions and customs, and we could not overcome those systems and customs. Sir, what's the question, sir? That is, so what made you to choose these two books? That I wanted. Because there must be some idea, no? Whether it is going. I think that's exactly they said when they were speaking. Yeah. No, I want it short. Okay. It's not too good. Okay. So, I think the question is why we choose these two great legends. Yes. I think you yourself have narrated in your initial comment. Yes. Idea of brotherhood and it is very well written in the very first line. So it's about makers of modern India. So the kind of India we want to see, and they want to see, and they actually work hard to see actually and create. So how to basically make this idea more visible, a little more easy in context, especially in this time when we are really struggling to see the kind of India we always wanted to see. So I think that is the answer. Thank you for this question. कोई और सवाल? So while going through this personalities, अगर आपको हिंदी आती हो तो हिंदी while going through these personalities, could you smell that history is something which is recycling? History is something which is recycling, or which is like a repeating. Yeah. The circumstances what they felt in their face time, or what we are facing nowadays, is
So this will be very last question. इसके बाद हम लोग सभा को खत्म करेंगे और अच्छा एक सवाल और है. Your project divides us karma. You have said those famous words about repetition in the history. No, it's more than that. The entire historical process and the phase is not yet accomplished. We are in this phase. It is still relevant. Number two, certain things, Dr. Apurvadam, he pointed out this thing, that certain things are repeated because tasks are not complete, because of incomplete tasks. So we not only look forward, we look at the luggage which we are carrying with us, and it has to be resurrected, and certain unsolved contradictions, they have to be resolved, they have to be dealt with again and again. I think that is it. And I think as a Bharat Yatri you can understand it better than others. आखिरी सवाल ना. यूपीएससी में एक अक्सर पूछा जाता है कि गांधी का राष्ट्रवाद और टैगोर का राष्ट्रवाद, इसमें बेसिक अंतर क्या है? तुम तो यूपीएससी देना बंद कर चुके हो. इस प्रश्न को अक्सर संक्षेप में देना बहुत मुश्किल है. उसके लिए आपको एक अलग विचार की विमर्श की आवश्यकता होगी. अगर आप रविंद्रनाथ पढ़ी गई इस किताब को पढ़ेंगे और अगर आप गांधी की यात्रा को भी देखेंगे तो ये कहना बहुत कठिन है. जिस प्रकार हम अभी राष्ट्रवाद को समझते हैं उस अर्थ में गांधी राष्ट्रवादी थे भी या नहीं थे, कि हम गांधी को राष्ट्रवादी कह भी पाएंगे या नहीं कह पाएंगे. लेकिन गांधी के लिए एक बहुत सुविधा की चीज थी कि उनके पास कई प्रतिबिंदु थे और उन प्रतिबिंदुओं में एक प्रतिबिंदु टैगोर थे, खुद नेहरू भी थे. इसलिए जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया तो उस आंदोलन की आलोचना टैगोर ने. तो टैगोर हमेशा एक किसी भी आंदोलन, चाहे राष्ट्रवाद का आंदोलन या कोई भी आंदोलन, हर आंदोलन में संकीर्णता की आशंका छिपी रहती है. राष्ट्रवाद में संकीर्णता की भी, असहिष्णुता की. तो गांधी ये कहते रहे कि उनका आंदोलन अहिंसात्मक है, लेकिन जब आंदोलन उन्होंने आरंभ किया तो चौरी चौरा हुआ. तो वो बीच हमेशा छिपे रहते हैं. आप आंदोलन शुरू करते हैं, उसे आप सीमित करते हैं, अंग्रेजी में डेलिमिट करते हैं. आप एक तत्व रखते हैं जिसके विरुद्ध आप करते हैं, तो हिंसा का निर्माण वहां होता है. इसलिए टैगोर उससे सावधान गांधी को करते रहे कि उस हिंसा का निर्माण हो सकता है, लेकिन गांधी स्वयं उसको लेकर काफी सचेत. संघर्ष सिर्फ अगर उस दौर को आप देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि गांधी को राष्ट्रवादी कहने में मुझे बहुत संकोच है. See, even Rabindranath Tagore was against nationalism, nationality. This kind of और एक अर्थ में गांधी भी अंतरराष्ट्रीयतावादी है. अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की बहसों को देख लें और गांधी के जवाब को देख लें, गांधी जरूर भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं, लेकिन गांधी के जो वक्तव्य है उनको आप वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार मैं जापान की जीत नहीं बर्दाश्त कर सकता. और लंदन पर जब बम गिरते हैं तो मैं रोता हूँ, क्योंकि मैं उस लंदन उन सारी जगहों को जानता हूँ और उनकी कल्पना करता हूँ जब बम गिर रहा हूँ. इसलिए यूपीएससी में प्रश्न कैसे किया जाता है मैं नहीं जानता हूँ, और अब कैसे किया जाता होगा यह मुझे नहीं पता. लेकिन उन दोनों के
राष्ट्रवाद को, अगर गांधी के राष्ट्रवाद को, अगर या उनके आंदोलन को अगर संयमित करने वाले शक्तियां हो, और संयमित करने में टैगोर भी एक व्यक्ति। तो इसके साथ में कार्यक्रम के पास होने की फॉर्मल घोषणा करूं, उसके पहले एक जरूरी काम होता है वोट ऑफ थैंक्स। उसके लिए मैं प्रणव को बुला रहा हूं, प्रणव जौहरी जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। प्रकाशक के तौर पे हम लोगों को बहुत गर्व है कि हम ये 2 किताबें हमने प्रकाशित की हैं, और ये श्रृंखला भी चालू रहेगी, इसमें और भी किताबें आएंगी। और मैं सारे वक्ताओं को और आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भारत जोड़ो यात्रा की वजह से काफी लोगों को लग रहा था भीड़ रहेगी, आना मुश्किल होगा, बट आप सब आए, तो धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि 1 मिनट हम खड़े हो सकते हैं पेरियार साहब के सम्मान में। 1 मिनट शांत होकर हम खड़े हो सकते हैं। हालांकि इसकी परंपरा मृत्यु के तुरंत बाद है, लेकिन आज पुण्यतिथि है तो इसको इस तरह से ही ठीक है। थैंक यू।